Good morning class. Today we are going to discuss about the laws of chemical combination. Students, before getting to the laws of chemical combination, we should have some history about that how the elements react together to form compounds. Students, basically, by the end of the 18th century, chemists recognized the difference between element and compound. Students, you have also studied this in chapter 1st and 2nd, the difference between element and compound. तो 18th सेंचुरी तक साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया था डिफरेंस एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, और ये इंटरेस्टेड भी थे टू फाइंडिंग हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन, और ये इसके लिए बहुत कंसिडरेट थे कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन कर रहे हैं या क्यों कंबाइन कर रहे हैं, और अगर ये कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे यूनिवर्स की या जो ऑब्जेक्ट रिलेट कर रहे हैं इस यूनिवर्स से, दे आर द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड. ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली फॉर्म होते रह रहे हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का वो है कि स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो बेसिकली द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो इसलिए स्टूडेंट्स हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शन. स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं दैट आवर यूनिवर्स defining chemical reaction, the chemical reaction is a process in which atoms of same or different element rearrange themselves to form a new substance. बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं. वो सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं, और ये रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. और स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये या तो हीट को एब्जॉर्व करके फॉर्मेशन करते हैं या तो हीट को रिलीज़ करके फॉर्मेशन करते हैं. स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि इनके बेसिक कंपोनेंट क्या है. तो अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है. वन इज़ द सब्सटेंस विच रिएक्ट, एक उन सब्सटेंस से बन के बना हुआ है जो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट. ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं. सेकेंडली स्टूडेंट्स, द सेकेंड मेजर पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोडक्ट. दूसरा मेजर पार्ट क्या है, प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट्स, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो प्रोडक्ट है. अब स्टूडेंट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो ऑकर हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इन रिएक्शंस के फॉर्मेशन में, इन प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में जो केमिकल रिएक्शंस ऑकर हो रहे हैं, ठीक है, ये ऑकर होते हैं फॉलोइंग सर्टेन लॉज, कुछ लॉज को फॉलो करके, जिनको कि हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इन्हें ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन लॉज की, तो देयर आर 5 सिंपल बट फंडामेंटल लॉज. 5 लॉज हैं जो कि फंडामेंटल लॉज हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, वो आप यहाँ देख पाएंगे. दीज आर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of constant or definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal or equivalent proportion and Gay-Lussac's law of gaseous volume. तो ये 5 तरह के लॉज हैं जिन्हें हम फंडामेंटल लॉज कहते हैं. यहाँ 9th क्लास में आपको 2 लॉज के बारे में स्टडी करनी है. द बेसिक 2 लॉज, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो अगर बात करें इसके इनंशिएशन की, तो इट वाज इनंशिएटेड इन 1756 बाय M.W. लेमन्सफॉर्ड. बट स्टूडेंट्स, जो एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन था उसको किया था लेवाइजर ने इन 1774. ओके स्टूडेंट्स, अगर इस लॉ की स्टेटमेंट की बात की जाए, so this law states that matter is neither created nor destroyed as a result of chemical change.
ओके इसमें बताया गया कि मैटर ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल चेंज के रिजल्ट की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, इस लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, जिसमें मैटर का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब सिंपल सी बात है कि जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट का, जब हम बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट का, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका टोटल मास और रिएक्टेंट का जो मास है वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, इसको वेरीफाई करने के लिए लैंडोल्ट जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1883 में और इन्होंने इस्टेब्लिश किया इस लॉ को। तो ये बेसिकली इन्होंने परफॉर्म क्या किया था स्टूडेंट्स, आप देख पाएंगे यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि एक लैंडोल्ट्स एपरेटस लिया था। चूँकि लैंडोल्ट्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो इस एपरेटस का नाम पड़ा था लैंडोल्ट्स एपरेटस। स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली 2 ट्यूब्स थे। ये एच शेप का एपरेटस था जिसे जेना ग्लास एच ट्यूब भी कहा जाता है। एक इसके ट्यूब में इन्होंने बेरियम क्लोराइड को प्लेस किया और एक ट्यूब में इन्होंने सोडियम सल्फेट को प्लेस किया। अब स्टूडेंट्स, इन्होंने ट्यूब को सील कर दिया और इसका वेइंग की। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, ट्यूब को शेक किया कि ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं आपस में रिएक्ट कर जाएं। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद इन्होंने वेइंग की तो क्या पाया कि जो पहले वेइंग थी, मास था, वो बाद में भी आया। दैट मीन्स मैटर इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये जो लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो फॉलो कर रहा है, वो ट्रुथफुली फॉलो कर रहा है। ओके सो दिस इज़ अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझने के लिए स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, सपोज करिए बेरियम क्लोराइड दैट इज़ BaCl2 ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ। अब इनके रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना BaSO4 प्लस 2 मोल ऑफ NaCl, ठीक है। अगर दोनों का मास कंबाइन करके, इन दोनों के मास कंबाइन करके सपोज दैट 40 ग्राम आ रहा है, तो प्रोडक्ट में भी इन दोनों का मास, टोटल मास कितना निकल के आया, 40 ग्राम। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।